गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। तो हम लोग जो लास्ट पार्ट मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें हम लोगों ने श्लोक अ, अष्टांग अगेन जो मेरी इस चैप्टर को लेकर विशेष सूचना है, वार्निंग है, वो यही है कि अष्टांग हृदय के चैप्टर 1 to 4 और 7 to 10 हुए बगैर ये रिकॉर्डिंग मत सुनो। आपको पहले अष्टांग हृदय चैप्टर 1 to 4 सुनना है और 7 to 10 सुनना है, उसके बाद ही ये सुनना है, ठीक है। क्योंकि आप जितना एफर्ट ये चैप्टर करने में डालोगे उतने एफर्ट में आपके पूरे चैप्टर एटलीस्ट चार चार चैप्टर, मतलब अष्टांग हृदय चैप्टर 6 करने में आप 4 चैप्टर कर लोगे दूसरे, और जिनका आपको यूनिवर्सिटी में रिजल्ट अष्टांग हृदय चैप्टर से 4 गुना ज्यादा मिलेगा चैप्टर 6 से, ठीक है। तो माइंड यू, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है इम्पोर्टेंट होता है। मैंने इसके लिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, इसके लिए मैंने मैम को बोला था कि पहले आप 7, 8, 9, 10 ही लो, क्योंकि दैट चैप्टर्स वर मोर इम्पोर्टेंट। बोल के अनिशा ने फिर आपका 7, 8, 9, 10 लेके कंप्लीट किए, और अभी सेकंड टर्म के सिलेबस में लास्ट चैप्टर अष्टांग हृदय चैप्टर 6 ही बचा है। तो जस्ट मैं ये लेके खत्म कर रहा हूँ, देन यू हैव अराउंड एटलीस्ट 4 months टू लिसन, बाकी सब खत्म करके, ठीक है। तो दैट थिंग इज, ये मेरे माइंड बेसिकली मैं अभी जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भली मैं भी रिकॉर्ड इसको मई में कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यही रहेगा कि आप लोग इसको शायद दिवाली तक सुनोगे, टर्म आपके टर्म 2 के एग्जाम से पहले। आपका पहले आप चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 वो आप कर लोगे, उसके बाद ही आप चैप्टर नंबर 6 सुनना, ठीक है। हाँ, भले ही अभी पहले पीरियोडिक में चैप्टर नंबर 6 आएगा, लेकिन स्टिल आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो अभी हम लोग ने लास्ट टाइम में हम लोगों ने लास्ट वाले इसमें किया था, शुभ धान्य वर्ग कर रहे थे, श्लोक नंबर 1 to 10। तो उसमें जस्ट टू गिव अ क्विक रिकैप, सबसे पहले श्रेष्ठ होता है शुभ धान्य में, बेस्ट होता है रक्तशाली, और सबसे गंदा होता है यव। वो हम लोग अभी यव आएगा तो आगे देखेंगे। उसके बाद फिर रक्तशाली की प्रॉपर्टीज, तो मैंने आपको बोला था कि वो मधुर रस, शीत वीर्य, मधुर विपाक है। उसके गुण जो है वो लघु है, शीत है, स्निग्ध है, और कर्म से वो क्या है, मूत्रल है, और वृष्य है, और त्रिदोषग्न है, और मल का अवष्टम मतलब बद्धवर्च और अल्पवर्च करने वाली है। और रक्तशाली का कषाय अनुरस है, और रक्तशाली के दो स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो तृष्णा नाश करने वाला है और वो त्रिदोषज्ञ है। फिर महानशाली और कलम में भी वही लिखना है जो रक्तशाली में लिखना है। उसके बाद रक्तशाली जैसा ही सिमिलर डिस्क्रिप्शन जो है वो किसका है, षष्टिशाली का, मतलब मधुर रस है, शीतवीर्य है, मधुर विपाक है, गुण में वो स्निग्ध है, ठीक है, स्निग्ध है, लघु है, और खाली इसके कर्म में क्या बोला है, ग्राही बोला है। हालांकि ग्राही सिमिलर टू बद्ध वर्च और अल्प वर्च। और उसके बाद ठीक है, तो ऐसे बोला है। तो रक्तशाली और षष्टिशाली में से आप किसी एक को याद रखोगे तो आप दूसरा अपना आप लिख सकते हो। फिर यवक को, जो निंदित वाले हैं यवक, और उसमें जो दूसरे नाम थे हवायानक, हाँ आई डोंट रिमेम्बर, देखो मैं बस रिकॉल कर रहा हूँ उन्होंने क्या डिस्कस किया था। और उसके बाद फिर और जो व्रीहि वाले थे उनके प्रॉपर्टी सिमिलर थे कि उनका रस तो मधुर था लेकिन उनका वीर्य उष्ण था और वो अम्ल विपाकी थे। और जो यवक थे वो श्लेष्मा और पित्त दोनों को बढ़ाने वाले थे, और व्रीहि जो है वो पित्त को बढ़ाने वाले थे ऐसे। और गुण में ये गुरु थे, गुरु थे, गुरु स्निग्ध। और कर्म में ये जो यवक वाला था वो सृष्ट वीन मूत्र, क्या था, सृष्ट वीन मूत्र। और हाँ, ये वाला जो, हाँ
व्रीहि वाले थे उनके उसने कर्म में बोला था बहु पुरुष और बहुमूत्र ऐसा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि आपको क्या करना है, आपको क्लबिंग करना है। ठीक है, मधुर शीत मधुर शीत मधुर मधुर शीत मधुर, समझ रहे, मधुर रस शीत वीर्य मधुर विपाक, इसमें कौन कौन है, रक्तशाली शिष्टशाली। और मधुर रस उष्ण वीर्य अम्ल विपाक, मधुर रस उष्ण वीर्य अम्ल विपाक, तो मधुर उष्ण अम्ल, मधुर उष्ण अम्ल, इसमें क्या आता है आपका यवक वाला ग्रुप और व्रीहि वाला ग्रुप। ऐसे तो आपको ऐसे ट्रिक बना के आ जाना कि कौन कौन से सिमिलर है, क्योंकि ये हम लोग कितने सारे आगे डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड ईयर में आपको द्रव्यगुण सब्जेक्ट है उसमें आपको ऐसे ही याद करना होता है क्लब करके कि ये सब मधुर शीत मधुर है, ये जो है वो मधुर उष्ण अम्ल है। ठीक है, ऐसा अभी हम लोग आगे आगे जैसे जैसे वैरायटी डिस्कस करेंगे तो ऐसे तो ये मधुर शीत मधुर मधुर उष्ण अम्ल, इसके हेल्प से ही अपने को याद रहता है। मतलब आप सोचो ना, इतने सारे आपको 97 प्लांट्स है सेकंड ईयर में, कितने, दोबारा सुनो, 97 प्लांट्स है। तो अब 97 आप कैसे ध्यान में रखते हो, तो 97 को आप 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो रस के हिसाब से, फिर उनके वीर्य, तो ऐसे 6-7 ग्रुप्स करके आप याद करते हो तो आपको याद रह जाता है। समझे, लेट्स मूव ऑन। तो जैसे मैं बोल रहा था कि रक्तशाली पे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद सीधा क्वेश्चन आएगा कंगू पे, कंगू यानी प्रियंगू, कंगू प्रियंगू कंगू प्रियंगू। ठीक है, तो लेट्स रिपीट, हम लोग ये डिस्कस किया ऑलरेडी। तो मैंने बोला था कि आपको सेकेंड ईयर में क्या आएगा, तृण पंचमूल आएगा। ठीक है, तो ऐसे इनफैक्ट शायद इस चैप्टर के लास्ट में भी तृण पंचमूल आ जाए। तो अभी जब अपने पास टाइम है और अपन ये चैप्टर सुकून से कर रहे हैं, ठीक है, तो तृण पंचमूल से आगे आएगा, लेकिन तो तृण पंचमूल में देखो, तृण मतलब ग्रास, ग्रास, और पंच मतलब 5, और मूल मतलब रूट्स। तो तृण पंचमूल कर कैसा आता है, तृण पंचमूल क्वात भी आता है, तो उसमें क्या क्या आता है, कुश, काश, शर, दर्भ और इक्षु। क्या आता है तृण पंचमूल में, चाहिए आप लिख लो, कुश, काश, शर, दर्भ, इक्षु। ये आपको ना हमेशा काम आएगा, इसका श्लोक भी है, कुश काश शर दर्भ इक्षुः च इतं तृणोद्भवम्, पित्त 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 पित्तकृच्छहरम पंचमूलम बस्ति विशोधनम। ठीक है, ऐसा तो कुश काश शर दर्भ इक्षु इक्षु च इति तृणोद्भवम्। ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, सेकंड ईयर में करना ही है वैसे। ठीक है, तो कुश काश शर दर्भ इक्षु च इति ऐसा आता है वो, कुश कश शर दर्भ और इक्षु। ठीक है, अभी वो इंडिविजुअल ना बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी ये डिस्कस करते थे। यहाँ पे तृण में क्या आया, तृण धान्य में क्या आया है, कंगू, कोद्रव, निवार, श्यामक आदि। ठीक है, तो श्यामक में भी देखो त्रिविध है, टीका देखो ना लास्ट लाइन, देखो पहला लिखा है लेखनम विकर्षण, उसको जाने दो। कंगू के आगे प्रियंगू है, कोद्रव को कोक दूषक लिखा है, निवार को प्रसाविका, दैट इज ऑफ नो यूज। श्याम 3 टाइप का होता है, तो श्यामक, हस्ती श्यामक और उष्ट्र श्यामक। अभी ये क्या होता है, इसके ऊपर पूरे लोग पीजी और पीएचडी कर लेते हैं, तो अपने को उतना नहीं करना है। तो ये जो 4-5 है ये सब आते हैं तृण धान्य में, किसमें, तृण धान्य में। अभी तृण धान्य में आ, रस जो है अपने को दिख नहीं रहा है, मेंशन नहीं दिखा, तो हीमम लघु, हीम मतलब शीत, तो अपने को मिल गया कि शीत वीर्य का रहेगा, और विपाक भी इसका विपाक नहीं, उसका लघु, तो इसका वीर्य शीत रहेगा, ऐसा गुण शीत रहेगा, और ये लघु। तृण धान्यम पवनकृत, पवनकृत मतलब ये क्या है, वात को बढ़ाने वाले, किसको बढ़ाने वाले, वात को बढ़ाने वाले, लेखन करने वाले, क्या लेखन, लेखन ऐसे समझो जैसे जो स्क्रैपिंग की एक्शन होती है, कौन सी एक्शन,
स्क्रैपिंग की, ठीक है, वो अपना लेखन करता है। ठीक है, और कफ पित्तहत, और एक कफ और पित्त को शांत करने वाला है। ठीक है, आप लोग को याद है वो अरुंधत के जो हेमाद्री, हाँ हेमाद्री ने जो गुरुवादी गुण के 20 श्लोक्स दिए है, उसमें उसने लेखन को क्या बोला था, मतलब कौन से गुण के साथ लेखन आता था, वो अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, जाने दो। और सेकेंड ईयर में आपको फिर लेखन का कोई श्लोक आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए जाने दो, बस इतना याद रखो, लेखन मतलब जो स्क्रैपिंग की एक्शन होती है वो। ठीक है, जैसे वो शोषण रुक्ष है, ब्रूहण गुरु है, ठीक है, क्लेदन स्निग्ध है। ठीक है, वैसे लेखन भी किसी एक गुण का है, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा लेकिन आई एम सॉरी। ठीक है, तो अभी इसमें कफ पित्त हत, कफ पित्त मतलब कफ और पित्त को शांत करने वाला, कफ पित्त का शमन करने वाला, और पवन कृत वात को बढ़ाने वाला। अभी यहाँ पर इसका मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ शीत वीर्य दिख रहा है, आपको यहाँ पे रस और विपाक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी देखो कफ और पित्त को कम करने वाला, तो कफ पित्त को कौन से रस कम करते हैं और वात को कौन बढ़ाता है, तो कटु तिक्त कषाय, कटु तिक्त कषाय, ये 3 रस जो है वो आपको पता है ये क्या करते हैं, वात को बढ़ाते हैं और कफ का शमन करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कटु तिक्त कषाय में से विपाक किसका है, सिर्फ कटु का है, तो इसका विपाक तो कटु हो गया और इसका वीर्य शीत हो गया। अभी रस में से, रस भी इसका मोस्टली कटु तिक्त कषाय में ही रहेगा और कटु नहीं रहेगा, क्योंकि कटु क्या कर रहा है आपका, कटु जो है वो पित्त को बढ़ाएगा, तो कटु नहीं रहेगा। ठीक है, तो तिक्त रहेगा। ठीक है, देखो, तो तिक्त मोस्टली इसका रस रहेगा, तिक्त रस, वीर्य रहेगा शीत वीर्य, विपाक रहेगा कटु विपाक, तो ये क्या रहेगा, तिक्त शीत कटु। ठीक है, कटु विपाक, कटु रस क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि कटु रस क्या करता है, पित्त को बढ़ाता है। कटु रस किसका प्राकृत रस है, पित्त का। तो बहुत बार अपने को जब श्लोक में डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोला हो तो अपने को ऐसे इंटरप्रेट करना होता है कि इसका रस क्या आएगा, इसका वीर्य क्या आएगा। ठीक है, वीर्य तो दिया है अपने को शीत वीर्य। ठीक है, और अपने को क्या हिंट दिया हुआ है कि वात को बढ़ा रहा है और कफ को कम कर रहा है, तो वात को बढ़ाने वाले कौन से 3 रस है, कटु तिक्त कषाय, और कफ को कम करने वाले कौन से रस है, मधु कफ को कम करने वाले कौन से रस है, कटु तिक्त कषाय। तो ऑफ कोर्स कटु तिक्त कषाय में से रस रहेगा, तो भी कटु तिक्त कषाय में से तो विपाक तो एक ही है, कटु विपाक, तो विपाक क्लियर हो गया, कटु विपाक। अभी अपना दूसरा हिंट है कि वो पित्त को कम कर रहा है, तो अभी कटु तिक्त कषाय में से कटु पित्त को बढ़ाएगा, क्योंकि कटु रस पित्त का प्राकृत रस है, तो वो पित्त को बढ़ाएगा, तो बचेगा तिक्त कषाय। तो अपना मोस्टली रस क्या रहेगा, तिक्त कषाय, वीर्य शीत, विपाक कटु। समझे आप? देखो, आपको शायद फर्स्ट ईयर में इतना नहीं समझे, लेकिन ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, बल्कि आप लिख के लो कि अगर कंगू, क्योंकि रक्तशाली या तो 5 मार्क्स को आएगा या तो प्रियंगू सेकंड 5 मार्क्स को आएगा। तो जो प्रियंगू में आएगा तो आप नंबर 1 क्या लिखोगे, शुक धान्य वर्ग, वर्ग करके, वर्ग लिख के डैश करके लिखोगे शुक धान्य। नंबर 2 पर्याय सिनोनिम ऐसे लिख के आप डालोगे कंगू, कंगू इक्वल्स टू प्रियंगू, ब्रैकेट में हेमाद्री। फिर नंबर 3 आप रस लिखोगे तिक्त और कषाय, तिक्त कषाय। फिर आप वीर्य लिखोगे शीत वीर्य। फिर आप विपाक लिखोगे कटु विपाक। फिर आप गुण में लिखोगे शीत और लघु, क्या लिखोगे, शीत और लघु। फिर आप कर्म में लिखोगे लेखन, लेखन। फिर आप दोषग्नता में लिखोगे कफ पित्त शामक, और फिर लिखोगे ब्रैकेट में पवन कृत, वात को बढ़ाने वाला। हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके पॉइंट्स। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट ही आंसर में दिख गए ना, तो एग्जामिनर फिर आगे नहीं, तो और कुछ है भी नहीं इसमें लिखने को। लिटरली, लिटरली जब इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आपको आंसर आता है तो आपको सिर्फ ये 5-6 लाइन लिखने के, वर्ग, मधुर, वर्ग, अगर सिनोनिम है तो रस, वीर्य, विपाक, गुण और कर्म, ये 7 पॉइंट लिखने के आपको 5 मार्क रहते हैं, अगर आपको आंसर आता है तो। वरना
अगर आपको नहीं आता तो फिर आप फेंकते रहो, आपको आएगा ही नहीं। अभी जैसे रक्तशाली के दो स्पेशल प्रॉपर्टी थे कि वो तृष्णा शामक था और त्रिदोषज्ञ था, वैसे प्रियंगु के भी दो दो नहीं एक ही है, भग्न संधान कर। क्या है? भग्न संधान कर। ये श्लोक देखो, श्लोक नंबर 12। भग्न संधान कृत तत्र प्रियंगु बृहणी और गुरु। तो भग्न संधान कृत, ये वन ऑफ द फेवरेट एमसीक्यूज है एग्जामिनर का कि भग्न संधान कृत कौन सा है, तो प्रियंगु है। ठीक है। रक्तशाली पे एमसीक्यू क्या आता है? वो बद्ध अल्प वर्चस्व, वो रक्तशाली का एमसीक्यू है। प्रियंगु का एमसीक्यू क्या है? भग्न संधान कृत तत्र किसका है। उसके अलावा फिर प्रियंगु क्या है? ब्रूहणी और गुरु। ठीक है। अभी आप बोलोगे ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया? ऊपर लिखा था कि तृणधान्य जो है वो लघु है और अभी लिख रहे हो कि प्रियंगु गुरु है। ठीक है। तो इसका हम लोग वैसे ना ऐसे हर चीज का यहाँ पे अभी इसलिए मैं बोला ना, ये चैप्टर ऐसा है ना कि आप जैसे जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे इसका आपका अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व होता रहता है, वैसे वैसे आप ये श्लोक को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हो। ठीक है। मतलब मैं जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ और कोई सीनियर वैद्य जो है वो, या फिर मैं ही खुद इसको इस तरीके, जितना फर्स्ट ईयर में समझ मेरी अंडरस्टैंडिंग थी वो हर साल चेंज होती रहती है। अभी मेरे को पता है, अभी मेरे को कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऊपर जो लघु लिखा है वो तृणधान्य वर्ग का लिखा है, लेकिन यहाँ पर अभी प्रियंगु जो गुरु लिखा है वो बाकी सबके कंपैरिजन में, मतलब तृणधान्य वर्ग में से अगर अपने को किसी को देना रहा तो अपना प्रियंगु उसमें सबसे गुरु है और ब्रूहण करने वाला है। ठीक है। इट इज एज कम्पेयर टू बाकी सब। ठीक है। अभी यहाँ पे जो सब लिखा है, भाव प्रकाश ने प्रियंगु के दो टाइप दिए हैं, वो सब अपने काम का नहीं है। वो सब जो लोग ध्रुव गुण में पीजी करेंगे, पीएचडी करेंगे, उनके लिए। ठीक है। तो अपन ने तृणधान्य वर्ग के जनरल प्रॉपर्टीज देखे कि वो तिक्त कटु रस, कटु विपाक और शीत वीर्य के हैं। उनका गुण जो है वो शीत और लघु है। कर्म जो है वो लेखन है और दूषक नता में कफ पित्त नाशक है और बात बढ़ाने वाले हैं। और जब प्रियंगु की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली प्रियंगु जो है वो भग्न संधान कृत है, ब्रूहण है और गुरु है। तो अभी ये प्रियंगु के स्पेशल प्रॉपर्टीज है। जब प्रियंगु पूछेगा तो आपको पहले श्लोक नंबर 11 वाले पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तो श्लोक नंबर 12 में ये मेंशन करना पड़ेगा कि प्रभाव से या इसका स्पेशल प्रॉपर्टी भग्न संधान कृत है और प्रियंगु ब्रूहण करने वाला है और है। ठीक है। बात कूर्दुषः परम ग्राही शीतो विशापः। ठीक। अभी कोर्दुष कोद्रव। ठीक है। ये देखो, ये पहला था कंगू के जनरल प्रॉपर्टीज धरने जैसा, फिर उसके स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी? भग्न वाला, ब्रूहण करने वाला, गुरु। अभी सेकेंड तो कोद्रव को दुष्मल, तो उसका है परम ग्राही। परम ग्राही मतलब पूरा अभी एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन ट्रांसलेशन में को सही नहीं लगता, लेकिन आपके लेवल पे वो उसका मीनिंग ले लो उद्रव के, वो ग्राही है और मतलब कॉन्स्टिपेशन करने वाले हैं, या फिर ऐसे ठीक है, ऐसे समझो कि ये जो ग्राही वर्ड है ना, तो ग्राही जो है वो अगर किसी का नॉर्मल बॉवेल मूवमेंट है, मतलब अगर मान लो मैं हेल्दी हूँ, मेरे को जो है वो मेरा बॉल मूवमेंट रोज जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है, तो ये जो ग्राही है वो शायद वर्क नहीं करेगा मेरे ऊपर। लेकिन अगर किसी को अतिसार हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है या डिसेंट्री हो रहा है, ठीक है, डायरिया डिसेंट्री, ठीक है, तो मतलब किसी को अगर बार बार बॉवेल मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, या फॉर दैट मैटर, ठीक है, तो वैसे पेशेंट को, जब वैसे इंसान को जब हम लोग ग्राही द्रव्य देंगे ना, तो उसका वो जो अतिसार है, डायरिया है, डिसेंट्री है, वो रुक जाएगा। तो वो मीनिंग होता है ग्राही का।
समझ रहे हो? एक है कि मलबद्धता, एक है कि कॉन्स्टिपेशन करने वाला। तो कॉन्स्टिपेशन करने वाला जो द्रव्य रहेगा, जो मलबद्धता करने वाला रहेगा, वो नॉर्मल पर्सन को भी मलबद्धता कर देगा। और जो ग्राही है वो नॉर्मल पर्सन का कुछ काम नहीं करेगा वो, लेकिन जो अ, मतलब जो जिसको जिसको बाउंडमेंट ज्यादा हो रहा है, जिसको लूज मोशन हो रहे हैं, उसका करेक्शन कर देगा। दैट इज इंटरप्रिटेशन जो एटलीस्ट इस लेवल पे मैं मानता हूँ कि ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है। आप भी जैसे जैसे आप सेकेंड ईयर में आओगे, आप जब टर्मिनोलॉजी लर्न करोगे, ग्राही क्या होता है, अनुलोमन क्या होता है, स्वंसन क्या होता है, विरेचन क्या होता है, ठीक है, फिर उसमें मृदु विरेचन और मध्यम और सुख विरेचन, तो वो सब डेफिनेशन, अराउंड 6 to 10 डेफिनेशन जो आप लर्न करोगे, तब आप अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे कि ग्राही क्या होता है और बद्धता करने वाला क्या होता है। एंड तो वो इट इज, बोला ना मैं कि अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना कि ग्राही है, ग्राही है बस। आप और आपको पेपर में कहीं पर भी एक ग्राही क्या होता है समझाने की जरूरत नहीं है। ये एक्सट्रीमली कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेटिंग तो लिखना ही नहीं, क्योंकि और न वो मीनिंग लिखना है जो मैं बता रहा हूँ, बस ग्राही करके छोड़ देने का कि कोरदुष परम ग्रह से कोरदुष पूछेगा नहीं। होपफुली सेकंड फर्स्ट ईयर में तो कभी नहीं पूछेगा, लेकिन अगर गलती से पूछ लिया तो परम ग्राही, बस बात खत्म। ठीक है, तो दैट्स इट। न जो मीनिंग मैं समझा रहा हूँ वो लिखने की जरूरत है, ना जो किसी किसी भी बुक में लिखा है, क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करता है। और इनफैक्ट एक ही पर्सन का ओपिनियन इस इनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर इवॉल्व होता रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है तो थोड़ी ओल्ड टर्मिनोलॉजी ना, तो हम लोग इसको मॉडर्न एरा में जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा चेंज होता रहता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई अपने एरा के हिसाब से, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। और इसके लिए कभी भी आंसर्स में टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन नहीं करते बैठने का, ग्राही इज अ टर्मिनोलॉजी एज इट इज यूज करने का। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन टर्मिनोलॉजी, क्योंकि हर एक का टर्मिनोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है। ठीक है, तो लेट्स मूव थोड़ा मूव करते हैं कब से की पेज पर। ठीक है, तो पूर्वदुष क्या है, परम ग्राही, तो कर्म में क्या आ जाएगा, परम ग्राही। स्पर्शशीत, तो जैसे उसका मेरे ख्याल से गुण शीत ही था, तो गुण शीत। और इसका प्रभाव, अभी विषापह जो लिखा है, विष नाश करने वाला, ये क्या है इसका प्रभाव। इनफैक्ट प्रियंगु में आप प्रभाव की कैटेगरी में क्या लिखोगे, भग्न संधान। कोरदोष के प्रभाव में आपका लिखोगे विषापह, विष नाश करने वाला। ठीक है, विष का नाश करने वाला, विषापह, विष का नाश करने वाला। अभी विषापह क्यों, क्या, इवन आई डोंट नो, मैं फ्रैंक बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जाने देते हैं, और पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अपने को। अभी यहाँ पे देखो, परम का मीनिंग अतिशय, अतिशय है ना। जो लोग मराठी स्पीकिंग है उनको अतिशय से समझ लिया होगा कि अतिशय मतलब बहुत ज्यादा ग्राही करने वाला। ठीक है, अभी यव, यव, ठीक है, तो लेट्स सी यव। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, हमने ऊपर जो यवक देखा था, कहा गया ये रहा। यवक का है ना, उसकी प्रॉपर्टीज अगर अभी हम लोग देखने वाले हैं यव। ठीक है, कुछ बोलेंगे आपको कि ये वक्त सेम है, कुछ बोलेंगे अलग है। ठीक है, अपना काम उतना वो सब बहस में पढ़ना नहीं है। ठीक है, ठीक है, जाने देने का। तो अभी यवक के बारे में देखो क्या बोल रहा है, वृक्ष। हाँ, लेकिन निंदित, सबसे निंदित पूछा तो यवक लिखने का। ठीक है, अभी लेट्स सी क्या लिखा है, वृक्ष शीतो गुरु स्वादु सरह विड वात कृतवः। वृषः स्थैर्यकरो मूत्रमेदः पित्तकफान् जयेत। पीनस श्वास कास उरुस्तंभ कंठत्व, कंठत्व, कंठत्व आमयन, नहीं कंठत्वक, कंठत्वक, वो जो ग है ना वो संधि होके हुआ है, वो त्वक है, त्वक आमयन।
ठीक है। तो रक्तशाली, उसके बाद सीधा प्रियंकु, और अभी यवा जहां तक मुझे याद है पिछले 5 साल में कभी पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका श्लोक अच्छा बड़ा है, तो ये पूछने जैसा है लेकिन नहीं पूछते, लेकिन ठीक है, अभी हम लोग एटलीस्ट श्लोक पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर यव क्या है, बार्ली, ठीक है, तो अपने को अभी लोग पूछते हैं ना कि बार्ली, अभी हम लोग और आगे हम लोग देखेंगे गोधूम, गेहूं, वीट, तो और अपन रक्तशाली वो चावल की प्रॉपर्टीज देख लिए, तो अभी ये चावल, गेहूं और बार्ली या राइस, वीट और बार्ली, तो इसके अपने को आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनके प्रॉपर्टी से भी कंपेयर करने समझेंगे। अपन ने शाली में क्या देखे कि वो मधुर रस है, शीतवीर्य है, मधुर विपाक है और बद्ध अल्पवर्चा, मतलब थोड़ा कॉन्स्टिपेशन करने वाला है, ठीक है, नेचुरल है, और कर्म में जो है वो, कर्म में वही है बद्ध अल्पवर्चसा, और फिर जो है वो गुण में जो है वो स्निग्ध है, लघु है, स्निग्ध है और लघु है, और ठीक है, जो भी था, शीत है, तो वो सब प्रॉपर्टीज रक्तशाली की है, ठीक है, और माइंड यू कि चावल टू चावल वो प्रॉपर्टीज चेंज होती रहेगी। अभी लेकिन जो यवा है, बार्ली है, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते। वृक्षः शीतो गुरु स्वादुः सरो विड वात कृत 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 यवः, कैसा है वो, कृत यवः। वृष्यः स्थैर्य करो मूत्रमेदः पित्त कफान जयेत पीनस श्वास कास उरुस्तंभ कंठत्वक आमयेन या आमयान। वंस मोर, वृक्षः शीतो गुरु सुवादु सरो विड वात कृत यवः। वृष्यः स्थैर्य करो मूत्र मेदः पित्त कफान जयेत पीनस श्वास कास उरुस्तंभ कंठ त्वक आमयेन। तो सबसे पहले ना, सबसे इजी चीज को साइड में करते हैं, जो लास्ट की लाइन है ना, पीनस, श्वास, कास, उरुस्तंभ, कंठ, त्वक और आमयेन, तो ये जो वर्ड है ना, आमये, आमये, इसका मीनिंग होता है डिसीजेस। तो पीनस डिसीज, मतलब पीनस डिसीज का यहाँ पे मीनिंग लिखा है रिया, चलेगा, या पीनस मतलब जो सर्दी हो जाना, कॉमन कोल्ड एंड कफ, उसको भी आप पीनस में ले सकते हो। फिर श्वास, श्वास का मतलब डिस्निया, डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्निया, ठीक है। फिर एक होता है डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया मतलब डिफिकल्टी इन डाइजेशन, और डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन swallowing, ठीक है। डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और डिस्फेजिया डिफिकल्टी इन swallowing, ये थोड़ा सा समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत बार जब डिस्पेप्सिया बोलते हैं ना, तो बहुत बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जब डिस्पेप्सिया पूछो तो वो बोल देते हैं डिफिकल्टी इन लिक्विड, टू ड्रिंक लिक्विड, ऐसा तो नहीं, उसका मीनिंग होता है डिफिकल्टी इन डाइजेशन, पेप्सिया, पेप्सिन कहाँ है, स्टमक में, तो डिफिकल्टी इन डाइजेशन होता है डिस्पेप्सिया का मतलब, ठीक है। तो डिस्निया क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्फेजिया क्या है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, और डिस्पेप्सिया क्या है, डिफिकल्टी इन डाइजेशन। तो पीनस मतलब आपका कॉमन कोल्ड एंड कफ, फिर श्वास मतलब डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, फिर कास, कास मतलब कफ, ठीक है, जो कास, कफ होना, कफ, इंग्लिश वाला कफ। उरुस्तंभ, उरुस्तंभ, आप उरुस्तंभ को उरुस्तंभ करके कोई डिसीज होता है इतना ही याद रखो फिलहाल। कंठा में, कंठा में मतलब कोई भी डिसीज ऑफ थ्रोट, ठीक है, और त्वक आम है किसी को स्किन डिसीज, तो आप मतलब क्या बोलोगे, जिनको सर्दी हो गई है उनको जाने दो। श्वास, जिनको जो अस्थमा के पेशेंट है, जो अस्थमा, ठीक है, देखो अस्थमा को कुछ लोग अस्थमा प्रोनाउंस करते हैं और थोड़े लोग एस्मा प्रोनाउंस करते हैं, एस्मा मतलब डिफिकल्ट, इन शॉर्ट डिफिकल्ट नहीं होता, अस्थमा बोल रहे हो या आप एस्मा बोल रहे हो, दोनों प्रोनाउंसिएशन राइट होते हैं, उसका पेशेंट हो। क्रोनिक कफिंग का, अभी कास में आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, एम्फाइसीमा, उसका पेशेंट हो। और त्वक आम है किसी को स्किन डिसीज हो जिसमें क्या हो रहा हो,
बहुत डिस्चार्ज हो, ठीक है। जैसे बहुत बहुत सोरियासिस में किसी को डिस्चार्ज होता है, या फिर बेलियस पंफिगम होता है, या फिर किसी को कोई भी स्किन डिसीज हो जिसमें से डिस्चार्ज आ रहा हो, क्या आ रहा हो, डिस्चार्ज आ रहा हो। तो ऐसे 3 टाइप के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट और स्किन डिसीज के पेशेंट, इनको आप क्या सजेस्ट करोगे डाइट में कि आप यव की रोटी लो, बार्ली। और अपन प्रैक्टिकली कहाँ बोलते हैं, डायबिटीज के पेशेंट को, डायबिटीज के पेशेंट में भी क्लेद बढ़ा हुआ रहता है ना, क्लेद सिक्रीशन डिस्चार्ज। तो वैसे उनके उसमें क्लेद बढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें बहुमूत्र प्रवृत्ति होती है, उनको बार बार यूरिन को होता है। तो जहां जहां पर भी ये क्लेद का कंपोनेंट ज्यादा है, ठीक है, उसमें यह क्या करता है, वो क्लेद को रुक्ष करता है, ड्राई करता है। इस वजह से स्किन डिसीज में, अस्थमा में, डायबिटीज में यवा की रोटी खाने भूलनी चाहिए। तो अपन ने प्रॉपर्टी नहीं देखा, पहले देख लिया कहाँ यूज होने वाला है। अभी देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो क्या लिखा है, रुक्ष, ड्राई करने वाला। तो जैसे मैंने बोला, जो भी क्लेद है, वृक्ष का श्लोक क्या था, शोषणे वृक्ष। तो जो भी जिस भी डिसीज में क्लेद बढ़ा हुआ होता है, उसका ये शोषण करेगा। शीत है, शीत वीर्य वाला है। गुरु, अभी ये तो गुरु, ठीक है। अभी यहाँ पर तो कभी कभी मेरे को भी फील होता है कि इसको गुरु बोलना सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी गुरु बोला है तो बोला है, आगे पेपर में गुरु ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्वादु, तो मधुर, तो अपने को रस मिल गया कि ये क्या है, मधुर रस है, शीतवीर्य है, ठीक है। सर, सर मतलब बाउल मूवमेंट को बढ़ाने वाला, थोड़ा लैक्सेटिव जैसा। वीड वात कृत यव, और यव क्या करता है, वीड, सर वीड मतलब जो वीट है, फीसिस है, उनका मूवमेंट बढ़ाता है और वात को बढ़ाता है, ठीक है। तो वात को क्योंकि जो अपने रुक्ष है, शीत है, वात के गुण भी क्या है, रुक्ष शीत है। तो रुक्ष शीत से क्या कर रहा है, वात को बढ़ा रहा है। वृक्ष, अगेन वृक्ष, अभी आप वृक्ष, यहाँ पे वृक्ष लिखा है तभी लिखा है, किस सेंस में वृक्ष। जैसे देखो, एक है मिल्क, क्या आपने मिल्क पिया और आपका फौरन जो है वो आप वृक्ष हो गया, तो वो सद्य वृक्ष कर्म आता है, जो डायरेक्टली मिल्क जो है वो आपके सारे धातु को बाईपास करके सीधा शुक्र की वृद्धि करता है। और जब ये धान्य को वृक्ष बोलते हैं, तो उसका मीनिंग ऐसा है कि ये आहार है, तो ये आहार से आहार रस बनेगा, उससे रस बनेगा, उससे रक्त बनेगा, उससे मांस बनेगा, उससे मेद बनेगा, उससे अस्थि बनेगा, उससे मज्जा बनेगा, फिर उससे शुक्र बनेगा। तो ऐसा वृक्ष है, ठीक है। और स्थैर्य करे, ठीक है। और ये किस किस को कम करता है, मूत्र, मेद, पित्त, कफान, जयित। मतलब मूत्र मतलब इसके, इसको खाने से मूत्र कम होगा, समझ रहे हो। डायबिटीज के पेशेंट में 3 सिम्टम्स होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉली पॉलीयूरिया और पॉलीपेप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीपेप्सिया, और एक और पॉली होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, शायद मुझे 10 सेकंड तो शायद रिकॉल हो जाए। पॉलीयूरिया, पॉलीपेप्सिया, और नहीं, पॉलीपेप्सिया नहीं होता, वो पॉलीफेजिया होता है, ठीक है। वो डिस्पेप्सिया से मैंने पॉलीपेप्सिया कर दिया, सॉरी। तो पॉलीफेजिया होता है, पॉलीयूरिया होता है, और आप लोग 10 से 1 तक गिनो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। पॉलीयूरिया होता है, पॉलीफेजिया होता है, और एक कुछ पॉली होता है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, और हाँ, पॉलीडिप्सिया। ओके 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 ओके, हाँ, पॉलीडिप्सिया। हाँ, अपन देखो थोड़ी देर पहले कर रहे थे, मैंने बताया डिस्पेप्सिया का बहुत लोग बोलते हैं डिफिकल्टी इन, मतलब गलत बोलते हैं, हाँ, गलत बोलते हैं, ऐसा लगता है। डिस्फेजिया मत, डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग होता है, तो लोग बोलते हैं डिस्पेप्सिया मतलब डिफिकल्टी इन ड्रिंकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। स्वालो सिर्फ दोनों, खाना और पीना दोनों स्वालो में आ गया। डिस्पेप्सिया मतलब डिफिकल्टी इन क्या,
हाँ, डायबिटीज 3 चीजें होता है। पॉलीडिप्सिया, क्या? पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत, देखो एक्चुअली में होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब बार बार यूरिन होना, और बार बार यूरिन होगा तो वाटर कंटेंट कम होगा तो लगेगा डिप्सिया। डिप्सिया मतलब प्यास लगना, पॉलीडिप्सिया। और फिर उसके अलावा पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया क्यों होता है? क्योंकि शुगर जो है वो टिश्यू को जाता ही नहीं, शुगर ब्लड में रहता है, ठीक है। तो वो आप सेकंड थर्ड में देखना अभी डायबिटीज डिटेल में, लेकिन अभी के लिए 3 वर्ड याद रखो डायबिटीज का: पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि यूरिन जाता है। हाँ, अभी हम लोग जब डायबिटीज डिस्कस कर ही रहे हैं तो एक और पॉइंट बता देता हूँ कि आप बहुत बार बता सकते हो कि पेशेंट को डायबिटीज डेवलप होने वाला है। बेसिकली बहुत बार आप अगर हिस्ट्री लोगे ना किसी की, या आप किसी डायबिटीज जो रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज पेशेंट है, आप उसको पूछोगे तो आपको बताएंगे कि रात को उनको, या फिर अच्छा समझो क्या, बहुत बार आपको कब सस्पेक्ट करना है कि, देखो ऐसे तो होगा नहीं कि पेशेंट को सपने में आएगा कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ है और जाके शुगर करेगा। वो अपने को किसी सिम्टम से समझेगा ना कि उसको डायबिटीज डेवलप हो रहा है, राइट? तो कैसे समझेगा? तो बहुत बार पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है नॉक्चुरिया की कि डॉक्टर साहब मेरे को रात में 2 बार, 3 बार, 4 बार, बहुत बार यूरिन को उठना पड़ता है। तो अभी सबसे पहले इतना समझो कि नॉर्मल नॉक्चुरिया क्या है। अगर कोई रात में 1 या 2 बार उठ रहा है, ठीक है, एटलीस्ट एक बार यूरिन करने के लिए, तो वो नॉर्मल है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग ओल्ड एज में, या अभी भी कुछ लोग होते हैं जो सनसेट के बाद खाना खा के फौरन सो जाते हैं, तो उनके लिए रात को 2-3 बजे एक बार यूरिन के लिए उठना नॉर्मल है। लेकिन 2 या 2 से ज्यादा बार अगर कोई उठ रहा है यूरिन के लिए, मतलब मानो 2 बार उठ रहा है, एटलीस्ट 2 बार उठ रहा है, या 3 बार उठ रहा है यूरिन करने के लिए, और रोजाना, ऐसा नहीं कि 1-2 बार, रोजाना, तो दैट इज द फर्स्ट सिम्टम के इनको शुगर डेवलप हो रहा है, इनका शुगर बढ़ गया है। और बहुत बार पेशेंट यही सिम्टम नोटिस करता है कि उसको यूरिन ज्यादा हो रहा है, उसको नॉक्चूरिया हो रहा है। क्या? नॉक्चूरिया, NOCTURIA, नॉक्चूरिया। तो वो पेशेंट वही नोटिस करता है कि मेरे को नॉक्चूरिया हो रहा है, क्योंकि देखो नॉक्चूरिया से उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो नींद डिस्टर्ब होती है तो वो सिम्टम लेके पेशेंट आता है। हाँ, उसको फैटिग रहता है, उसको वीकनेस लगती है, उसको ज्यादा भूख लगती है, उसको ज्यादा प्यास लगती है, उतना इंसान को, मतलब देखो मेरे को अगर ज्यादा भूख लग रही है तो मैं क्या सोचूंगा कि हाँ, मैं किसी वजह से लग रही है ज्यादा भूख। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता ज्यादा भूख लग रही है तो। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? डॉक्टर के रात को बार बार यूरिन को जा रहे हैं, ये सिम्टम लेके लोग आते हैं। तो ऐसे में आपको कोई यूरिन का टेस्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहले उधर ही OPD में, आप आपके पास HGT की स्ट्रिप रहती है, वो आपको वहीं पर HGT करके देखना है कि शुगर कितना है, एंड हाई चांस के उनका शुगर बढ़ा हुआ आएगा। हाँ, डायबिटीज इंसिपिडस में भी पॉलीयूरिया होता है, ठीक है। एक्चुअली में जो डायबिटीज मेलाइटस है अपना शुगर है, और डायबिटीज इंसिपिडस है उसका शुगर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, और डायबिटीज इंसिपिडस का तो मैं नाम भी चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी आप, क्योंकि जो न्यू टर्मिनोलॉजी है वो अभी हम हमारी जनरेशन जब प्रैक्टिस में आएगी अभी 4-5 साल में, तो वो न्यू टर्मिनोलॉजी यूज करेगी। लेकिन पुराने लोग तो ओल्ड टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे मोर और लेस, ठीक है। ठीक है। और डायबिटीज डायबिटीज जो दूसरा इंसिपिडस है, DI, इट इज रेयर। इट इज सो रेयर कि 1000 में से एक पेशेंट को होता है। तो वो आप शायद करियर में कभी देखो ही ना। और बहुत बार डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो मिसडायग्नोस होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने आज तक डायबिटीज इंसिपिडस का एक भी पेशेंट नहीं देखा। ठीक है, जाने दो, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला है, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है, ये चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। तो बेसिकली आप समझ रहे भी, यह वह क्या कर रहा है, मूत्र जयेत, पॉलीयूरिया को ही कम कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? पॉलीयूरिया, मूत्र जयेत
पॉलीयूरिया को ही कम कर रहा है, मूत्रा को ही कम कर रहा है। तो मूत्रा को कम करेगा तो 3 सिम्टम है, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉली यूरिया। अभी पॉलीयूरिया ही को अभी पॉलीयूरिया सॉल्व हो गया तो अपने आप क्या सॉल्व हो जाएगा, डिप्सिया, प्यास नहीं लगेगी। तो 2 सिम्टम तो ऐसे सॉल्व हो गए। और फिर बच्चा पॉलीफीजिया। तो पॉलीफीजिया में क्या है, ये गुरु गुरु है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से ये बात को बढ़ाएगा तो सॉल्व करेगा, मोर सॉल्व करेगा। जाने दो अभी अभी क्योंकि पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया समझाने को इजी है, पॉलीफेजिया समझाने को मेरे को 20 मिनट लगेंगे, सॉरी, ठीक है। मे बी जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आई विल डेवलप समथिंग कि मैं एक लाइन में समझा पाऊँ कि ये वो पॉलीफेजिया को कैसे सॉल्व करता है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए अभी आपको रीजन पता है कि डायबिटीज के पेशेंट को यवा क्यों देना है, क्यों देना है, क्योंकि डायबिटीज का पहला सिम्टम होता है पॉलीयूरिया, और यह क्या करता है, पॉलीयूरिया को सॉल्व करता है, वो मूत्र जहेत है, ठीक है। ये शायद आपको आपके वाइवा में, एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन मे भी आप पेशेंट को समझाते टाइम यवा बार्ली क्यों देते हैं, इसका ये एक आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, मॉडर्न वाले भी बार्ली बोलते हैं, उनका तो डाइटिशियन का, डाइट का, न्यूट्रिशन का एस्पेक्ट अलग होता है, लेकिन आयुर्वेद में भी यवा देने बहुत बार ऐसा होता है, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि, और लगता है और बहुत बार ऐसा होता भी है कि आयुर्वेद, ऐसा लगता है कि आयुर्वेद वाले बस मॉडर्न को कॉपी करते हैं। हाँ, क्योंकि कुछ लोग, कुछ देखो 2 टाइप के लोग होते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं कि मॉडर्न जो है वो आयुर्वेद की हर चीज, मॉडर्न इज कम्प्लीटली हर चीज आयुर्वेद की चुराता रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि आयुर्वेद बस मॉडर्न का ट्रांसलेट कर देता है मराठी में, मराठी हिंदी में, देवनागरी में, और बेचता है। ऐसे तो 2 टाइप के लोग होते हैं, मैंने दोनों टाइप के लोगों से इंटरेक्शन किया है। तो ऐसे नहीं है, आयुर्वेद अपना अलग अंडरस्टैंडिंग है, मॉडर्न का अपना अलग अंडरस्टैंडिंग है। आयुर्वेद में डायबिटीज में क्यों देना है यह, वो उसका रीजन ये है जो मैं आपको भी समझाया, क्योंकि आयुर्वेद में डायबिटीज का नाम है प्रमेह, और उसका मेन सिम्टम है कि क्लेद बॉडी में बढ़ जाता है, और क्लेद वहन के लिए ज्यादा यूरिन होता है। और ये बार्ली क्यों देते कि जो प्रमेह में जो क्लेद बढ़ा हुआ है, यह वो उसका शोषण करेगा, तो क्लेद का शोषण करेगा तो मूत्र का शोषण होगा, तो मूत्र तो पॉलीयूरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हर एक हर एक देखो 2 सिस्टम है, एक आयुर्वेद है, एक मॉडर्न है, तो दोनों का अंडरस्टैंडिंग इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये कोई और बात नहीं है कि मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों सेम कंक्लूजन में आए, क्योंकि दोनों एट द एंड ट्रीट तो सेम पेशेंट को कर रहे हैं ना। तो पेशेंट के सिम्टम बहुत बार सेम मेडिसिन से रिजॉल्व हो जाएंगे, तो उसमें आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन सेम हो जाएगा। तो और आहार, एटलीस्ट आहार के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न और आयुर्वेद के आहार, डाइट सेम ही हो जाता है बहुत बार, क्योंकि डाइट तो डाइट है ना, इन पेशेंट तो वही खाने वाला है, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ले या मॉडर्न मेडिसिन ले, डाइट तो सेम रहता है। इसके लिए ना एक बहुत अच्छा श्लोक है आयुर्वेद में कि जो पेशेंट डाइट का पालन करता है ना, फिर उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। जो डाइट का पालन करता है उसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और जो डाइट का पालन नहीं करता, जो डाइट का पालन नहीं करता, उसको फिर मेडिसिन देकर कुछ मतलब नहीं है। आपको समझ रहा है? हाँ, मैं बहुत ऑफ द ट्रैक चला गया हूँ, लेकिन वापस ट्रैक पे जाने से पहले ये लाइन याद रखना हमेशा कि जो पथ्य का पालन कर रहा है, जो डाइट का पालन कर रहा है, उसको बस मेडिसिन आप आयुर्वेद लिख के दो या मॉडर्न लिख के दो, उसका बीमारी ठीक होगा। लेकिन जो डाइट का पालन नहीं कर रहा, चाहे उसको कोई भी डिसीज हो, आप कितना भी अच्छा मेडिसिन लिख के दो, चाहे कितना भी उस पर मॉडर्न का कितना भी रिसर्च किया हुआ रिफाइंड मेडिसिन दो, वो उस पर कुछ काम नहीं करने वाला अगर उसका डाइट सही नहीं है। तो जैसा आयुर्वेद ने बोला है, जिसको जिसको डाइट है, जिसका डाइट अच्छा है, जो पथ्य का पालन कर रहा है, उसको मेडिसिन की ऐसी जरूरत नहीं है। उसको मेडिसिन बस प्लेसिबो इफेक्ट के लिए देना है,
और जो डाइट का पालन नहीं कर रहा उसको कोई भी मेडिसिन दो, उसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलो आते हैं वापस। तो यव के भी गुण क्या है? यव अभी जैसे अपन ने पॉइंट वाइज लिखे थे ना, वैसे लिखते हैं। यव नंबर 1 वर्ग शुक धान्य। नंबर 2 रस, तो रस क्या है? मधुर रस। वीर्य क्या है? शीत वीर्य। और विपाक में ये जो है वो भले ही यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन इट शुड बी कटु विपाक। कौन सा विपाक? कटु विपाक, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वात को बढ़ा रहा है। तो वात, मधुर विपाक वात को थोड़ी बढ़ाएगा, मधुर विपाक तो वात को कम करेगा ना। तो इसके लिए विपाक क्या होगा इसका? कटु। तो मधुर रस शीत वीर्य और कटु विपाक। मधुर शीत कटु है ये। और फिर इसके गुण में क्या है? ये रुक्ष और शीत है, तो रुक्ष शीत गुण से भी ये वात को बढ़ाएगा। उसके अलावा ये गुरु है। इसके कर्म में क्या है? ये सर है, तो ये वीट को बढ़ाएगा और वात को बढ़ाएगा। वृक्ष है, स्थैर्य कर है, और ये किसको जीतेगा? तो ये पित्त कफान को जय जीतेगा, मेद को। अभी यहाँ पे देखो, ये जयेत दोषग्नता में इसका पित्त और कफ है। धातु में ये मेद, मेद देखो, कफ का आश्रय क्या है? मेद। तो धातु मेद का क्लेद भी किस में होता है? मेद में होता है, तो मेद को जीतेगा। और मूत्र, मल में मूत्र का, तो दोष में पित्त कफ, धातु में मेद, और मूत्र में, सॉरी, मल में मूत्र। ठीक है, ठीक है। और अभी वेट लॉस से डायबिटीज अपने आप कैसे रिजॉल्व होता है, वो भी मॉडर्न का एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एरोमेटस इनहिबिटर्स, एंड वो बहुत, वो अपने आप में बना रखा है। ठीक है, मेरे को नहीं समझा, बहुत ऑफ द ट्रैक हो जाएगा, वो जाने दो। और फिर इसका रोगग्नता, जो लास्ट की लाइन लिखी है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रोगग्नता। रोग मतलब डिसीज, अग्नता मतलब वो डिसीज सॉल्व करने वाला। तो रोगग्नता, तो रोगग्नता क्या है? पीनस श्वास कास उरुस्तंभ कंठ त्वक आमयन। तो यह इन डिसीज पे काम करता है। पीनस श्वास कास उरुस्तंभ कंठ त्वक आमयन। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत लंबा डिस्कशन कर लिया। फिर अगले श्लोक पे बढ़ते हैं। न्यूनो यवात यवात अनुयवः। ठीक है, जो अनुय है, अनुयव है, मतलब अभी यव का छोटा अनुयव, ये गुण में भी यव से छोटा रहेगा। उसके बाद अभी अगला है वंशात भवये गुणः। तो वंश, वंशज यव, वंशज यव, वंश यहाँ पे बैम्बू सीड लिखा हुआ है, मत जाओ इसके इंग्लिश नेम पे। इतना याद रखो कि यव होता है, फिर अनुयव होता है, फिर वंशज यव होता है। ठीक है, तो वंशज यव क्या है? रुक्ष और उष्ण। ठीक है, रुक्ष उष्ण पूछेगा नहीं कोई आपसे, बस फिर भी मैं बोल लेता हूँ। नियोनो यवात अनुयवः, नुयुनो, नुयुनो यवात अनुयवः। तो जैसे यव के प्रॉपर्टीज इतने लंबे अपन ने डिस्कस किए, वैसे ही अनुयव के प्रॉपर्टीज, लेकिन थोड़े से इंफीरियर। फिर उसके बाद होता है वंशज यव। कौन सा यव? वंशज यव। तो वंश एक हो गया यव, एक हो गया अनुयव, अभी वंशज यव। तो वंशज यव रुक्ष होता है जैसे नॉर्मल यव होता है, लेकिन ये उष्ण होता है। नॉर्मल यव शीत है, ये वाला यव वंशज यव जो है वो उष्ण है। और अभी है गोधूम। तो मेरे टाइम पे, जो मैं फर्स्ट ईयर में था, तब पीवाईक्यू सिर्फ एक ही था। मतलब अभी तक जो रक्तशाली, मैंने आपको बताया रक्तशाली पे क्वेश्चन आएगा, फिर प्रियंगु पे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद गोधूम। तो वो जो रक्तशाली और प्रियंगु है, वो मेरे से जूनियर बैचेस में आया हुआ है। मेरे टाइम तक एक ही पीवाईक्यू था, तक गोधूम। और गोधूम आता था पेपर में, तब हम लोग को साल में पीरियोडिक और टर्म एंड में आया था गोधूम। इसके लिए यहाँ बाय हार्ट लिखा हुआ है। और अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट, रक्तशाली और यव और प्रियंगु, रक्तशाली, प्रियंगु और यव, इन तीनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट गोधूम है। तो श्लोक नंबर 1 to 15 में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो गोधूम है, गेहूं है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है।
और बहुत बार आया है, मतलब मेरे टाइम से पीबैक्यू है और फिर हमारे टाइम पे भी आया था, तो बहुत बार आता है ये। तो क्योंकि श्लोक इंपॉर्टेंट है, लेट अस रिसाइट इट एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। वृष्यः 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 शीतो गुरुः स्निग्धो जीवनो वातपित्तः संधानकारी मधुरो गोधूम स्थैर्यकृत् सरः। वृष्यः शीतो गुरुः स्निग्धो जीवनो वातपित्तः संधानकारी मधुरो गोधूमः स्थैर्यकृत् सरः। वृष्यः शीतो गुरुः स्निग्धो जीवनो वातपित्तः संधानकारी मधुर गोधूमः स्थैर्यकृत् सरः। वृष्यः शीतो गुरुः स्निग्धो जीवनो वातपित्तः संधानकारी मधुर गोधूमः स्थैर्यकृत् सरः। ठीक है, तो सबसे पहले वृक्ष, जैसे मैंने बोला यहाँ पर वृक्ष का मीनिंग भली एफ्रोडिजियाक लिखा हो के शुक्र बढ़ाने वाला, स्पर्म बढ़ाने वाला, लेकिन ये कोई मेडिसिन नहीं है। और यहाँ पर वृक्ष का मीनिंग ऐसे होता है कि वो आहार है, इसलिए आहार से आहार रस बनेगा, रस से रस, और आहार रस से रस धातु बनेगा, रस धातु से रक्त धातु बनेगा, रक्त धातु से मांस धातु बनेगा, मांस धातु से मेघ धातु बनेगा, मेघ धातु से अस्थि धातु बनेगा, अस्थि धातु से मज्जा धातु बनेगा, मज्जा धातु से शुक्र धातु बनेगा। इस सेंस में वो वृक्ष है। अनलाइक मिल्क, मिल्क क्या है, डायरेक्टली सद्य वृक्ष करे, पिया और फौरन उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली वो शुक्र का वर्धन करता है। फिर शीत, तो इसका वीर्यक है, शीत वीर्य है। गुरु हु, और ये गुरु है। ठीक है, गुरु गुणात्मक है। और स्निग्ध, गुरु का क्या था, ब्रूहणे गुरु। ठीक है, मतलब खाए तो कैसे, कुछ खाए करके भरा भरा लगता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, गुरु। ठीक है, स्निग्ध क्लेद है इसमें। ठीक है जी, हाँ, क्योंकि अभी आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गेहूं में स्निग्ध है, मतलब गेहूं में क्या है, क्लेद है। इसके लिए अगर डायबिटीज का पेशेंट गेहूं की अभी हम लोग आयुर्वेद बात कर रहे, तो हम लोग डायबिटीज सिर्फ आप बोल रहा हूँ, अगर कोई आयुर्वेदिक पर्सन बोलेगा तो आप ऐसा बोलेगा कि प्रमेह के पेशेंट में, किसके पेशेंट में, प्रमेह के रोगी में, क्योंकि क्लेद बढ़ा हुआ रहता है और गेहूं स्निग्ध है, मतलब वो क्लेद को बढ़ाने वाला है। इसके लिए अगर प्रमेह का पेशेंट, आपके लिए डायबिटीज का पेशेंट गेहूं की रोटी खाएगा तो उसका क्लेद बढ़ेगा, क्लेद बढ़ेगा तो उसका मूत्र प्रवृत्ति बढ़ेगी, मूत्र प्रवृत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया होगा तो पॉलीडिप्सिया होगा, तो उसका प्रमेह, उसका डिसीज बढ़ता जाएगा, सॉल्व ही नहीं होगा। इसके लिए अपने को गेहूं की रोटी नहीं देनी है, विस्निग्ध क्लेद बढ़ाने वाला। जीवन, जीवन, अभी जीवन का आप टीका देखोगे तो ओज अभिवर्धन, ओज को बढ़ाने वाला, तो ओज को बढ़ाने वाला तो हो गया ना। तो जैसे मैंने समझाया है, आहार है तो आहार से आहार, रस, रस से रस, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, अभी शुक्र को बढ़ाएगा तो शुक्र के बाद अगला स्टेप क्या है, ओज, तो ओज को बढ़ाएगा। वात पित्त, और वात पित्त का शमन करेगा। ठीक है, तो वात पित्त का शमन करेगा। इस लाइन से मेरे को समझ गया कि ये मधुर रस है, शीत वीर्य है और मधुर विपाक है। क्या है, मधुर विपाक। ठीक है, संधानकारी, संधानकारी मतलब अगेन इनहेंसेस वुंड हीलिंग। ठीक है, मुझे वापस ऑफ द ट्रैक जा रहा हूं मैं। तो डायबिटीज के पेशेंट में ना वुंड हीलिंग होता नहीं है। उसका एक रीजन ये होता है आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें क्लेद ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। तो डायबिटीज के पेशेंट को गेहूं की रोटी नहीं देना, ये बोल के कि तुम्हारा वुंड हीलिंग में गेहूं अच्छा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्लेद बढ़ेगा तो उसकी व्याधि बढ़ेगी, तो वुंड हील ही नहीं होगा, व्रण हील ही नहीं होगा। ये संधानकारी फॉर नॉर्मल पर्सन है। ठीक है, मधुर, मधुर रस है और मधुर विपाक है। गोधूम स्थैर्य कृत सर, स्थैर्य कृत मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाता है, खाएंगे तो हेवी भी लगता है, डाइजेस्ट अच्छे से होता है, तो स्ट्रेंथ बढ़ती है। और सरह, सरह बॉल मूवमेंट को अच्छा रखता है। ठीक है, तो वैसे लिखना सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, वर्ग, वर्ग क्या है, शुभ धान्य।
फिर रस, रस क्या है? मधुर रस। वीर्य क्या है? शीत वीर्य। विपाक क्या है? मधुर विपाक। तो गुण क्या है? तो शीत और शीत गुरु स्निग्ध, शीत गुरु स्निग्ध, ये क्या है इसका गुण है। फिर कर्म क्या है? तो वात पित्ता, हाँ वात पित्ता, वो तो दोषज्ञता हो गई, वात पित्ता, हाँ। कर्म में आएगा स्थैर्य, कृत्य और सरह है, ठीक है। तो नंबर वन, वर्ग क्या है? शुक धान्य, वर्ग शुक धान्य। रस क्या है? मधुर रस, रस क्या है? मधुर रस। वीर्य क्या है? शीत वीर्य। विपाक क्या है? मधुर विपाक। गुण क्या है? शीत गुरु स्निग्ध, गुण क्या है? शीत गुरु स्निग्ध। कर्म क्या है? स्थैर्य कृत सरह। फिर इसका दोषज्ञता क्या है? वाच पित्त शामक। और इसका प्रभाव क्या है? तो प्रभाव में आएगा जीवन और संधानकारी। तो गोधूम में इस तरह यहाँ पे लेग्जेटिव लिखा हुआ है, दैट इज नॉट करेक्ट। मैं तो मानता ही नहीं, मुझे तो गलत लगता है। तो लेग्जेटिव लिखना ही नहीं सारा को, प्लीज, ठीक है। सारा मतलब बस इजीली बाउल मूवमेंट होने में हेल्प करता है, ठीक है, ठीक है। तो इन, क्योंकि गोधूम बहुत इंपॉर्टेंट एसक्यू है, तो गोधूम में सिर्फ 8 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट है। तो गोधूम नंबर वन। वर्ग, वर्ग क्या है? शुक धान्य वर्ग, वर्ग क्या है? शुक धान्य वर्ग। रस क्या है? मधुर रस, रस क्या है? मधुर रस। वीर्य क्या है? शीत वीर्य, ठीक है। उंगली पे काउंट करते जाओ। नंबर वन, वर्ग क्या है? शुक धान्य। रस क्या है? मधुर रस। वीर्य क्या है? शीत वीर्य। विपाक क्या है? मधुर विपाक। फिर गुण क्या है? शीत गुरु स्निग्ध। कर्म क्या है? स्थैर्य और स्थैर्य और सरह, स्थैर्य और सरह। फिर दोषज्ञता क्या है? वात पित्त नाशक। और प्रभाव क्या है? जीवन और संधानकारी। तो ये 8 पॉइंट आपको लिख दोगे तो आपको गेहूं के क्वेश्चन में 5 on 5। और मुझे 5 on 5 मिला है बोल के मैं बता रहा हूँ, मुझे लिटरली टर्म में आया था। मैंने सिर्फ ये 8 पॉइंट लिखे थे, कुछ नहीं। लोगों ने पैराग्राफ पैराग्राफ भर के लिखे थे। मैंने सिर्फ ये एक लाइन शुभ धान्य वर्ग, फिर लाइन छोड़ के रस मधुर रस, फिर लाइन छोड़ के वीर्य शीत वीर्य, फिर लाइन छोड़ के विपाक मधुर विपाक, फिर लाइन छोड़ के गुण शीत घृ स्निग्ध, फिर लाइन छोड़ के कर्म जो है वो स्थैर्य और सरह, फिर लाइन छोड़ के भाव जीवन और संधानकारी, ऐसे लिखे थे। और बाकी का नीचे का आधा पेज कट कर दिया था, क्योंकि हाँ अगेन एक और चीज, न्यू क्वेश्चन और न्यू पेज, तो नीचे का पेपर कट करके अगले पेज पे लिखा था। मेरे को उस पे सर ने 5 on 5 दिए थे, मुझे अच्छे से याद है। क्यों? क्योंकि कुछ ना जाके झगड़ा किए थे, मतलब ऐसे एक स्टूडेंट ने कंप्लेंट भी किया था पराड़कर सर को कि आपने इसको उजेर को आधे पेज पे पूरा 5 मार्क दिया और मैंने पेज भर के लिखा, मेरे को 3 मार्क दिया। ऐसा झगड़ा भी हुआ था तभी उस टाइम पे। मेरे को अच्छे से याद है कि मुझे इस क्वेश्चन पे ऐसे 5 on 5 मिला था, समझ रहे हो। तो बहुत बार आप आंसर में क्या लिख रहे हो, उसे कैसे कैसे लिख रहे हो, है तो यही 8 पॉइंट। तो ये 8 पॉइंट लिख दो, क्योंकि एग्जाम में कोई पता है कि श्लोक तो यही है ना, वृष्य शीतो गुरु स्निग्धो जीवनो वात पित्तः संधानकारी मधुरो गोधूम स्थैर्य कृत सरह। तो गेहूं पूछा तो है तो 2 लाइन, तो वो 2 लाइन लिखोगे तो 8 मार्क, सॉरी 2 लाइन में 8 पॉइंट है, वो 8 पॉइंट लिखोगे तो 5 मार्क देना है। आप इसके अलावा कुछ भी दुनिया भर का इफ बट दिस इज डैट लिखते रहो, उसका कुछ मतलब नहीं है। अगला है नंदिनी मुखी, नंदिनी मुखी। तो ये गेहूं का प्रकार होता है पथ्य नंदी मुखी, तो ये भी पथ्य है, अच्छा है खाने को। शीत वीर्य, शीत वीर्य कषाय मधुरा, कषाय मधुर, इसके रस में कषाय और मधुर दोनों है। और ये लघु है, ठीक है। मतलब अब गोधूम क्या था? गुरु, तो ये क्या है? लघु। कभी नंदी मुखी, नंदी मुखी कभी आया नहीं ये पेपर में, कभी आएगा भी नहीं होपफुली, लेकिन अगर आ गया तो इसका रस क्या है? कषाय मधुर। वीर्य शीत है, विपाक अगेन मधुर है, लेकिन गुण में ये शीत और लघु है, और गेहूं शीत और गुरु होता है। और ये पथ्य है। इति शुक धान्य वर्ग, तो मैंने ये शुक धान्य वर्ग देखा। तो सबसे पहले क्या है? हमने देखा रक्तशाली श्रेष्ठ होता है, फिर हमने देखा यवक, यवक सबसे निंदित होता है, फिर हमने देखा षष्टिशाली, फिर हमने देखा व्रीहि वर्ग, फिर व्रीहि वर्ग के बाद हम लोग ने देखा प्रियंगु,
कंगू को, फिर हमने उसके बाद प्रियंगु से रिलेटेड कोदरव देखा, फिर हमने यव डिस्कस किया डिटेल में, फिर हमने गोधुम गेहूं डिस्कस किया, फिर हमने नंदी मुखी डिस्कस किया। ठीक है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, कि आप मेरी 2 घंटे की बड़बड़ नहीं सुनते और सीधा ये टेबल याद कर लो, रक्तशाली, षष्टिशाली, यव और गोधूम, यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और प्रियंगु, प्रियंगु इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रियंगु भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 10 सेकेंड्स के लिए इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले में भी रिवाइज नहीं करने वाला ये सब, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार में हो चुका है। तो 10 सेकेंड्स के लिए मैं इसको स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट्स ले लो। ये आप जैसे इसने पॉइंट वाइज लिखा है ना, इसको आप रिफाइन करो। जैसे मैंने बताया, वर्ग लिखो, रस लिखो, विधेय लिखो, विपाक लिखो, गुण लिखो, कर्म लिखो, दोषज्ञता लिखो और प्रभाव लिखो, और यव के केस में आपका रोगज्ञता भी है लिखने के लिए, तो वो सब लिखो। वैसे पॉइंट वाइज लिखो ये 8 पॉइंट्स को, तो आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे जो इम्पोर्टेंट यही है, रक्तशाली, षष्टिशाली दोनों सेम है। उसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है वो प्रियंगु है, वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद यवा है, उसके बाद गेहूं है, गोधूम है। सबसे इम्पोर्टेंट गोधूम है और सबसे कम इम्पोर्टेंट यवा है। ठीक है, तो 10 सेकेंड्स के लिए स्क्रीन पे है आपके, मैं पानी पी रहा हूँ। तो होपफुली आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोग भी सीधे तो पानी पी लो। ठीक है, ओके, 1 मिनट, आई डिडंट रियलाइज के ये रिकॉर्डिंग 1 घंटा हो गया है। तो मैं ब्रेक लेता हूँ, सेशन को यहीं एंड करते हैं। अपना शुक धान्य वर्ग इसमें हो गया। अगला रिकॉर्डिंग जब भी आप सुनोगे, मैं उसमें शिंपी धान्य बताऊंगा, एंड होपफुली मैं जल्दी उसको रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपको कुछ भी डाउट है इस लेसन में तो पूछ लेना, और हम लोग इसमें बहुत ऑफ द ट्रैक चले गए। इसके लिए अगर आपको समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा, तो आपका टाइम यूटिलाइज हुआ गया। अगर आपको बोर हुआ तो आई एम सॉरी। मैं ट्राई करूंगा कि आगे के सेशंस में स्पॉट में लूँ, क्योंकि इस चैप्टर का हर एक श्लोक पे पीएचडी किया जा सकता है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।